हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11 की क्लास में यथार्थता, परिशुद्धता और सार्थक अंकों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये तीन अलग अलग पद हैं। सार्थक अंक इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, फिर भी एक बार। यथार्थता और परिशुद्धता पर पहले आते हैं। मिलते जुलते अर्थ लगते हैं इनके, पर थोड़ा अंतर है। जैसे यथार्थता को हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं, और यथार्थता का मतलब क्या है कि किसी भी भौतिक राशि का जब आप मापन कर रहे हो तो मापा गया मान और उस राशि का जो वास्तविक मान है, दोनों कितना नज़दीक हैं, उनके बीच में कितना कम अंतर है। जितना ही कम अंतर होगा वह राशि उतना ही अधिक यथार्थ होगी। एक बार फिर से, किसी राशि की यथार्थता वह पद है जो यह बताता है कि किसी राशि का मापा गया मान उस राशि के वास्तविक यानी यथार्थ मान के कितना निकट है। तो यथार्थता से हमें ये पता चलता है कि जो मापा गया मान है और जो वास्तविक मान है उनके बीच में कितना नज़दीकी है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई लंबाई है, किसी लंबाई का वास्तविक मान यदि 3.782 सेंटीमीटर है, मान लिया इसका ये वास्तविक मान है, और हमने जो मान मापे हैं वो दो मान हमारे पास हैं। एक बार हमने 3.5 सेंटीमीटर नापा, एक बार 3.8 सेंटीमीटर मापा। ये 3.5 और 3.8 सेंटीमीटर से आप ये समझ सकते हो कि ये जिस यंत्र से नापा गया था उसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर था। कल हम लोग त्रुटियों को निकालते समय बात कर रहे थे कि अगर प्लस माइनस करके आगे ना दिया हो, जैसे x प्लस माइनस डेल्टा x के रूप में लिखा रहता है, तो प्लस माइनस के बाद जो लिखा रहता है वो मापन में त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि। अगर नहीं दिया है तो अंतिम अंक को आप 1 कर दीजिए, जो सबसे दाहिनी तरफ है। दशमलव जहाँ पर है वहाँ लगा दीजिए, बाकी सारे अंकों को 0 कर दीजिए और मात्रक वही लिख दीजिए जो पहले लिखा था। तो वो उस राशि का, उस यंत्र का अल्पतमांक होगा जिससे वह राशि नापी गई थी। अब यहाँ जैसे 3.5 सेंटीमीटर लिखा है, प्लस माइनस के बाद कुछ नहीं लिखा है। अगर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखा होता तो हम जान जाते कि ये जिस यंत्र से नापा गया था उसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर था। लेकिन नहीं लिखा है तो यहाँ आप अंतिम अंक को 1 कर दीजिए। 5 है सबसे दाहिनी तरफ, दशमलव अपनी जगह रहने दीजिए, इसको 0 बना दीजिए, तो 0.1 सेंटीमीटर। फिलहाल अभी तो यथार्थता पर आते हैं कि वास्तविक मान 3.782 सेंटीमीटर है। एक बार हमने 3.5 नापा, एक बार 3.8 नापा। अब यहाँ से आप घटा के देखिए, 3.5 घटाएंगे तो 0.282 सेंटीमीटर आएगा, इसके साथ 0.282 सेंटीमीटर आएगा, और इससे घटाएंगे तो ये कम आएगा। जैसे 3.8 में से आप 782 अगर घटाते हो तो 10 में से हो गए 8, 9 में से 8 1, और तो ये समझ लो इस वाले में आपका 0.018 सेंटीमीटर। अब ये 0.01 है या 0.2 है, ये मान बड़ा है। इसका मतलब यह मान कम यथार्थ है, यह मान ज़्यादा यथार्थ है। क्यों? वास्तविक मान के ज़्यादा निकट है। तो एक तो सामान्य सी बात है कि यथार्थता का मतलब किसी राशि का जो मापा गया मान है उस राशि के वास्तविक मान के कितना नज़दीक है। जितना ही ज़्यादा नज़दीक उतना ही यथार्थ मान। फिर 2-3 कुछ हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिनसे हमें अंदाज़ा लगाएं। एक तो तरीका है सीधे अंतर देखने का, उसके अलावा 1-2 तरीके और हैं जिनसे हमें अंदाज़ा लगाएंगे कि मापी गई मान में से कौन सी मान अधिक यथार्थ है। जैसे पहली बात तो ये कि अगर जो मापें दी हुई हैं उनमें सार्थक अंकों की संख्या अलग अलग है, तो जिस वाली माप में सार्थक अंकों की संख्या ज़्यादा होगी वह वाली माप अधिक यथार्थ होगी। यानी उसी माप को हम व्यक्त कर रहे हैं, 2 बार व्यक्त किए। एक बार जब माप के लिखे तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या कुछ कम थी, तो वह राशि कम यथार्थ होगी। दूसरा है सापेक्ष त्रुटि निकाल करके। किसी माप की यथार्थता राशि के मापन में सापेक्ष त्रुटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 बटे उतना। सापेक्ष त्रुटि ज़्यादा तो यथार्थता कम, सापेक्ष त्रुटि कम तो यथार्थता ज़्यादा। कभी कभी सवाल इन पर रहते हैं, जैसे मान लो मान दे दिए गए इस राशि का, या एक ये राशि है एक यह राशि है, इनमें से कौन सी माप अधिक यथार्थ होगी जब उसका हम मापन करेंगे। तो एक सवाल इस पर लगाते हैं। एक बार फिर ये ध्यान रखेंगे कि यथार्थता सापेक्ष त्रुटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जो 2 मान दिए हैं या जो 2 राशियां दी हुई हैं उनमें आप निकाल लो सापेक्ष त्रुटि, जिसमें सापेक्ष त्रुटि कम आएगी वह माप अधिक यथार्थ होगी। तो इस पर एक पहले प्रश्न देखते हैं, फिर अगले पद पर आते हैं। एक प्रश्न देखते हैं
किसी यंत्र द्वारा मापी गई दो लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर मतलब 10.0 सेंटीमीटर व 20.0 सेंटीमीटर हैं। कौन सी माप अधिक यथार्थ होगी? देखिए दोनों मापी गई एक ही यंत्र से हैं क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक तक में है 0 सेंटीमीटर में। हम लोग क्या करेंगे, हमें ये निकालना है कि कौन सी माप ज़्यादा यथार्थ होगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों लंबाइयों के मापन में पहले तो हम लोग निकालेंगे सापेक्ष त्रुटि कि पहली राशि के मापन में कितनी सापेक्ष त्रुटि है, दूसरे के मापन में कितनी सापेक्ष त्रुटि है, और फिर देखेंगे कि कौन सी सापेक्ष त्रुटि कम है। जो सापेक्ष त्रुटि कम होगी उसमें यथार्थता अधिक होगी, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने कहा है कि यथार्थता सापेक्ष त्रुटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जिस राशि के मापन में सापेक्ष त्रुटि कम होगी वह राशि अधिक यथार्थ होगी, मोर एक्यूरेट। निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि पहली वाली लंबाई को हमने L1 कहा, तो माना L1 बराबर 10.0 सेंटीमीटर। तब इसमें डेल्टा L1 यानी निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, अंतिम अंक को 1, 0.1 सेंटीमीटर, बाकी सबको 0, मतलब 0 0 0.1, तो दशमलव के पहले 2 0 लगाने का बहुत मतलब नहीं। इसी प्रकार से दूसरी लंबाई को L2 को आप 20.0 सेंटीमीटर, उसमें डेल्टा L2 यानी उसके मापन में निरपेक्ष त्रुटि, अंतिम अंक 1, 0.1 सेंटीमीटर। अब हमें मिल गई है राशि का मान और उसमें निरपेक्ष त्रुटि का मान। यहाँ से हम निकाल सकते हैं सापेक्ष त्रुटि। तो पहली राशि के मापन में पहली लंबाई L1 के मापन में सापेक्ष त्रुटि डेल्टा L1 बटे L1 0.1 सेंटीमीटर बटे 10.0 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट गए, 0.1 यहाँ भी आगे खिसका लो, यहाँ भी खिसका लो, तो 1/100। इसी प्रकार से दूसरे L2 के मापन में सापेक्ष त्रुटि कितनी, डेल्टा L2 बटे L2 0.1 सेंटीमीटर बटे 20.0 सेंटीमीटर, सरल किए 1/200। चाहते तो हम इसको प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते थे, 100 से गुणा कर लेते, पर कोई बात नहीं, यहाँ भिन्न के रूप में है तो भिन्नात्मक त्रुटि, 100 से गुणा करके प्रतिशत चिन्ह लगा लेंगे तो प्रतिशत त्रुटि। दो में से किन्हीं की भी तुलना कर सकते थे, क्योंकि जिसकी सापेक्ष त्रुटि कम होगी उसकी प्रतिशत त्रुटि भी कम होगी। फिलहाल अभी हम सापेक्ष त्रुटि पे छोड़ रहे हैं। तो पहले के मापन में 1/100, दूसरे के मापन में 1/200 सापेक्ष त्रुटि। जाहिर सी बात है कि 1/200 छोटी होगी, क्यों, अंश दोनों भिन्नों के बराबर हैं, जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो चूंकि 1/200 का मान 1/100 से कम है, इसका मतलब, और ये क्या है, दूसरे वाले की मापन में सापेक्ष त्रुटि है, इसका मतलब दूसरी लंबाई L2 के मापन में सापेक्ष त्रुटि कम है। अतः यह L2 जो कि 20 सेंटीमीटर है यह अधिक यथार्थ होगी। क्यों, क्योंकि इसमें सापेक्ष त्रुटि कम थी और हमने कहा था कि यथार्थता सापेक्ष त्रुटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सापेक्ष त्रुटि इसमें कम थी, इसलिए यह मान अधिक यथार्थ था। अब इसके बाद अगले पद पर आते हैं, परिशुद्धता पर। अगले पद पर आते हैं परिशुद्धता, प्रिसीजन। ये क्या होती है? देखिए, परिशुद्धता वह पद है जो यह दर्शाती है कि उस राशि को किस विभेदन सीमा तक नापा गया है। विभेदन सीमा का मतलब कितने ज़्यादा सार्थक, कितने ज़्यादा अंकों तक नापा गया है, या जिस यंत्र से नापा गया है उसका अल्पतमांक कितना था, जैसे। और दूसरा ये कि परिशुद्धता का मान, पहले परिभाषा देख लेते हैं फिर उदाहरण इसके कुछ देखते हैं। तो परिशुद्धता वह पद है जो यह दर्शाती है कि उस राशि को किस विभेदन सीमा तक नापा गया है और यह उस वस्तु की एक माप की अन्य मापों से निकटता भी प्रदर्शित करता है। और तीसरी बात यह कि परिशुद्धता का मान मापक यंत्र के अल्पतमांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिस मापक यंत्र से आप नाप रहे हो उसका अल्पतमांक जितना ही कम होगा, यानी जितनी वो छोटी से छोटी माप शुद्धतापूर्वक ले सकता है वह माप उतनी ही ज़्यादा परिशुद्ध होगी। तो 3 तरह की चीज़ें हैं अभी हमारे पास। एक तो यह है कि किस विभेदन सीमा तक नापा गया है। विभेदन सीमा विभेदन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप ऐसे संक्षेप में समझ लो कि मान लो जैसे किसी राशि का मान है, कुछ है, वास्तविक मान जो भी रहा हो उसका मापे गए 2 मान हमारे पास हैं। मान लो एक बार हमने नापा कि उस वस्तु का मान 3.2 सेंटीमीटर है, एक बार हमने कहा नहीं 2.316 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों में से कौन सी माप अधिक परिशुद्ध है? तो इन दोनों में से, या जाने दो, इसको ऐसे कर लेते हैं। मान लो 2.32 सेंटीमीटर और 2.312 सेंटीमीटर, 2 मान हमने मापे। वास्तविक मान उसका क्या था? वास्तव में था 2.31 सेंटीमीटर। अब 2 चीज़ें एक साथ देखते हैं, परिशुद्धता और यथार्थता। परिशुद्धता क्या है? अभी आप लास्ट में लिखे हो कि परिशुद्धता का मान मापक यंत्र के अल्पतमांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिस राशि को जितने ही ज़्यादा दशमलव के बाद जितने ही ज़्यादा अंकों तक नापा गया होगा, समझो
उस मापक यंत्र का अल्पतमांक उतना ही कम था। जैसे इसको जिस मापक यंत्र से मापा गया होगा उसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर था, दशमलव के बाद दूसरे अंक तक में। इसको जिससे नापा गया होगा उसमें 0.001 सेंटीमीटर, ये दशमलव के बाद तीसरे अंक तक नापा गया है, ये दशमलव के बाद दूसरे अंक तक नापा गया है, ये ज़्यादा सूक्ष्मता से नापा गया है। चाहे आप पहली लाइन के हिसाब से कह लीजिए कि इसकी विभेदन सीमा ज़्यादा है, तो यह राशि अधिक परिशुद्ध है। ठीक, लेकिन अगर मान लेते हैं कि वास्तविक मान, अच्छा इस उदाहरण में तो 2 अगर वास्तविक मान उस राशि का 2.31 सेंटीमीटर रहा होता तो यथार्थता हम कैसे निकालते? यथार्थता का मतलब ये था कि वास्तविक मान के कौन सा मान निकट है। जैसे ये 2.31 सेंटीमीटर के ज़्यादा नज़दीक ये वाला मान है, ये वाला थोड़ा दूर है, तो इसका मतलब ये वाली मान अधिक यथार्थ भी है और अधिक परिशुद्ध भी है। लेकिन अगर यही मान लीजिए 2.31 सेंटीमीटर के बजाय 2.33 सेंटीमीटर रहा होता उस राशि का वास्तविक मान। फिर से एक बार सुनते हैं। मान लिया कोई लंबाई है, उसका वास्तविक मान 2.33 सेंटीमीटर है, हमने उसको नापा, मापने पर भिन्न भिन्न यंत्रों से मापा। एक बार उसका मान 2.32 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, एक बार 2.312 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। परिशुद्धता तो इसकी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा अंकों तक नापी गई है, ये जिस यंत्र से मापी गई है उसका अल्पतमांक कम है। लेकिन अगर यथार्थता की आप बात करो तो 2.33 के ज़्यादा नज़दीक ये वाला मान है, दोनों उससे कम है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा कम है। तो अगर यथार्थता आप कहो तो फिलहाल इस उदाहरण में इस माप की यथार्थता अधिक होगी। तो परिशुद्धता और यथार्थता में हमें थोड़ा सा अंतर ध्यान में रखना है। ज़्यादातर प्रश्नों में ऐसा रहेगा कि दशमलव के बाद कितने अंक तक आप नापे हो, केवल इस चीज़ पर फोकस कर लो। तो जिस अंक राशि को आप दशमलव के बाद जितने ज़्यादा अंकों तक, जितनी ज़्यादा विभेदन सीमा तक नापे होगे, या जिस यंत्र से नापे थे उसका अल्पतमांक जितना ही कम था, वह राशि उतना ही अधिक परिशुद्ध होगी। और हाँ, जरूरी नहीं है कि जिस राशि के मापन में परिशुद्धता ज़्यादा हो वह राशि यथार्थ भी अधिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यथार्थता दूसरी बात है। यथार्थता यानी एक्यूरेसी यह व्यक्त करती है कि उस राशि का वास्तविक मान और मापे गए मान में अंतर कितना है, और परिशुद्धता यह व्यक्त करती है कि किस सीमा तक आपने उसको नापा है। और दूसरा एक लाइन इस पर गौर करिए, यह उस वस्तु की एक माप की अन्य मानों से निकटता भी प्रदर्शित करता है। जैसे तो ये तो एक ही उदाहरण था जिसको हम लोग देख सकते थे अल्पतमांक के लिहाज से कि किस सीमा तक आपने नापा। दूसरा, मान लो वास्तविक मान किसी राशि के, यही वाला उदाहरण ले लेते हैं कि 2.33 सेंटीमीटर वास्तविक मान था और हमने जो मान मापे, मान लो दशमलव इस वाले यंत्र से नाप रहे थे, और 2 सेट हैं हमारे पास रीडिंग की। एक बार क्या है पता लगा 2.312, 2.351, 2.362, 2.291, ये सारे सेंटीमीटर में हैं। और इसी तरह दूसरी बार जब हमने नापा तो एक बार था 2.301 सेंटीमीटर, 2.321 सेंटीमीटर, 2.335 सेंटीमीटर, 2.316 सेंटीमीटर। ठीक इस तरह मान लीजिए हमारे पास 2 सेट हो गए रीडिंग के। वास्तविक मान 2.33 सेंटीमीटर, एक ही यंत्र है जिससे इनको भी हमने नापा है, इसको भी हमने नापा है। ठीक, तो यहाँ अगर आपको बताना हो कि रीडिंग का कौन सा सेट अधिक परिशुद्ध होगा, तब हम क्या करेंगे? तब तो ये ट्रिक नहीं काम करेगी कि किस सीमा तक नापे हैं। अगर हम सबको कह रहे हैं कि दशमलव के बाद तीसरे अंक तक नापे हैं, फिर हम क्या देखेंगे कि आंकड़ों का जो फैलाव है, न्यूनतम मान कहाँ है और अधिकतम मान कहाँ है, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम के बीच का अंतर कम होगा वह माप अधिक परिशुद्ध होगी। क्यों? हम लोगों ने लिखा है कि यह उस वस्तु की एक माप की अन्य मानों से निकटता भी प्रदर्शित करता है कि सारी मानें एक दूसरे के कितना नज़दीक हैं। जैसे यहाँ पर न्यूनतम मान क्या है? यहाँ पर न्यूनतम आपका ये है मिनिमम, और अधिकतम कौन है? अधिकतम आपका ये है आपका मैक्सिमम। ठीक, इन दोनों के बीच का अंतर ज़्यादा है। देख लो, 2 में से 1 गए 1, 16 में से 9 गए 7, और ये 0.071 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर कौन सा देखो न्यूनतम मान कौन सा है? न्यूनतम मान ये है आपका, ये है मिनिमम आपका। अधिकतम मान कौन सा है? अधिकतम मान ये वाला है।
दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए, 5 में से 1 गए 4, 3, 0। अब इसमें देखिए अंतर 0.071 सेंटीमीटर था, इसमें 0.034 सेंटीमीटर है। इसमें फैलाव कम है, न्यूनतम और अधिकतम के बीच का इसमें फैलाव कम है। इसका मतलब नीचे रीडिंग की जो ये वाले सेट लिखे थे ये अधिक परिशुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बिखराव कम है आंकड़ों के बीच में, और जो यथार्थ मतलब सारे मान एक दूसरे के ज़्यादा निकट निकट हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं परिशुद्धता देखने के। एक तो ये कि जिस मापक यंत्र से आपने मापा है अगर उसके अल्पतमांक का अंदाज़ा लगा सकें, या यंत्र की विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा का अंदाज़ा लगा सकें कि किस सीमा तक हमने नापा है। एक ही मात्रक है तो दशमलव के बाद कितने ज़्यादा अंकों तक नापा है। जिसमें ज़्यादा अंकों तक नापे होंगे दशमलव के बाद वो राशि अधिक परिशुद्ध होगी। दूसरा, अगर मापी गई सारी राशियों में विभेदन सीमाएं समान हैं, दशमलव के बाद समान अंक तक ही लिखे गए हैं, तो फिर हम ये ध्यान देंगे कि किस राशि में, किस सेट में ऐसा है कि आंकड़ों का बिखराव कम है, अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर किस में कम है। जिसमें ये फैलाव कम होगा वह राशि अधिक परिशुद्ध होगी, यानी जिसमें सारे मान, मापे गए सारे मान एक दूसरे के पास पास होंगे वह माप अधिक परिशुद्ध होगी। और जिसमें फैलाव होगा, कोई कभी कुछ मान आया, कभी थोड़ा दूसरा ज़्यादा दूर का मान आया, वह कम परिशुद्ध होगी। तो दो तरीके हैं, एक विभेदन सीमा यंत्र की अल्पतमांक के आधार पर, दूसरा मापे गए मानों में बिखराव के आधार पर, कम बिखराव ज़्यादा परिशुद्धता। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सार्थक अंकों की संख्या पे, लेकिन उसके पहले दो एक छोटे छोटे पद हैं। जैसे किसी राशि को वैज्ञानिक रूप से हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, दूसरा कोटि मान क्या है, इनको पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ के तब उसके बाद आते हैं सार्थक अंकों की संख्या पर। अब हम लोग आते हैं कि किसी राशि का कोई मान है, मापा है हमने, उसको हम वैज्ञानिक विधि से कैसे व्यक्त करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, वैज्ञानिक अंकन क्या है। ये गणनाओं में भी हमारी बड़ी सरलता इससे रहेगी। दशमलव के बहुत दूर तक 0 0 रहें या संख्या के बाद बहुत 0 रहें, उस रूप में गुणा भाग करने के बजाय अगर आप वैज्ञानिक प्रतीक, वैज्ञानिक संकेतों के रूप में लिख लेते हो, वैज्ञानिक सिस्टम पद्धति में लिखते हो तो ज़्यादा सही रहता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भौतिक राशि के मान को, जब किसी भौतिक राशि की माप, मान लो Q फॉर क्वांटिटी भौतिक राशि की मान है, आप उसको यम गुणे 10 की घात n के रूप में व्यक्त करते हो। यहाँ पर यम क्या है, इसका मान यम फॉर मल्टीप्लायर, गुणक है समझो, इसका मान 1 से 10 के बीच में होगा। कोशिश हम लोग ये करेंगे कि जब गुणक का मान 1 से छोटा रहे, जैसे इस उदाहरण में 0.21 गुणे 10 की घात 13 किलोग्राम मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान था, ये 0.21 छोटा है 1 से। हम क्या करेंगे इस स्थिति में, दशमलव को 1 अंक आगे की ओर खिसकाएंगे, और 0.21 को जब 0.1 अंक आगे खिसकाओगे तो इसको आप 2.1 गुणे 10 की घात -1 लिख सकते हो। आप वैसे भी देख लो कि 0.21 का मतलब 2.1/10। अभी जैसे देखो 0.21, इसका मतलब 0.21/1, ऊपर नीचे दोनों बार 10 से गुणा कर दो, इसमें भी 10 से गुणा कर दो, इसमें भी 10 से गुणा कर दो, तो भिन्न का मान नहीं बदलेगा। तो ये हो जाएगा 2.1, ये हो जाएगा 10, इसी को लिख सकते हो 2.1 गुणे 10 की घात -1। तो अगर कभी राशि का मान 1 से छोटा है तब हम क्या करेंगे, दशमलव को आगे दाहिनी ओर खिसकाएंगे, और जितने अंक आगे की ओर खिसकाएंगे 10 की घात माइनस की उतनी उसके साथ बढ़ जाएंगी। फिर आप परिणाम में देख लेना कुल कितना है। जैसे मान लो कहीं लिखा हो 0.0031 गुणे 10 की घात 5 मीटर, मान लो कोई मान लिखा हुआ है। इसको अगर हम बदलना चाहें तो कितना खिसकाएंगे, 1 2 3, यहाँ अगर हम पहुँच जाएं तो हमें मिल जाएगा 3.1, कितना 1 2 3, और 3 अंक आगे खिसकाए हैं तो गुणे 10 की घात -3, ये तो हुआ इतने का मान, बाकी 10 की घात 5 आपका है ही है पहले से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3.1 और घातें जुड़ जाएंगी तो 10 की घात 2 मीटर। वैज्ञानिक विधि में जब व्यक्त करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक। तो यम गुणे 10 की घात n के रूप में व्यक्त करेंगे, जहाँ n फॉर नंबर वो पावर है, घात है, और यम फॉर मल्टीप्लायर वो जो 10 की घात के साथ कुछ लिखा हुआ है उसके बगल में जो गुणक है, गुणा किया गया है जिससे, वो यम है। कोशिश ये करनी है कि यम का मान 10 से छोटा रहे, यानी 2 अंकों का ना रहे, एक ही अंक का रहे, और 1 से छोटा भी ना रहे। 10 से तो छोटा रहे पर 1 से बड़ा रहे। और यम कोई भी पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है।
ये तो था कि जब हम दशमलव को आगे की ओर खिसकाएंगे तो जितने अंक आगे खिसकाएंगे 10 की घात माइनस में उतनी जुड़ेंगी। अब इसी का उल्टा, जैसे मान लो 2.1 गुणे 10 की घात 12 किलोग्राम के रूप में कोई मान लिखा है, तो यहाँ मल्टीप्लायर यम का मान हमारा 1 से 10 के बीच में है, यानी ये सही तरीका है। यहाँ पर क्या था, ये 1 से छोटा था, सही तरीका नहीं था। यहाँ क्या है, 10 से बड़ा है, ये भी सही तरीका नहीं है। और जब 10 से बड़ा है तब क्या करेंगे, अभी जैसे यहाँ आप देखिए 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को 2.1 गुणे 10 लिख सकते हैं, 10 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। या इसको 2.1 गुणे 10 की घात 1 लिख सकते हैं, तो बाद में 10 की घात 1 इसके साथ जुड़ के 10 की घात 12 हो जाएगा, तो यही मान आपका आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, दशमलव को जब आप इधर खिसकाते हो तो 10 की घात माइनस में साथ में लगेंगी, और दशमलव को जब आप इधर की तरफ खिसकाते हो तो 10 की घात प्लस उसके साथ कर लेना। जैसे यहाँ 21 में क्या था, 21 का मतलब 21 के बाद दशमलव था, 21 तक पूर्णांक था, दशमलव आप इधर की ओर खिसका रहे हो तो जितने अंक खिसकाओगे 10 की घात धनात्मक में उतना बढ़ा लेना। जैसे एक उदाहरण इसी तरह का और देखते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा रहा हो कि 465 गुणे 10 की घात 4 ग्राम कोई मान है। अब ये वैज्ञानिक पद्धति में नहीं है, क्यों, मल्टीप्लायर का मान 10 से बड़ा है, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। दशमलव कहाँ है, यहाँ है, हम पीछे लाना शुरू करें, एक अंक आए, अभी भी बड़ा है, 46.5 है। एक और पीछे लाए 4.65, जो 4 और 5 के बीच में है, ये सही है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4.65, और चूंकि 1.2 दो अंक पीछे लाए हैं तो गुणे 10 की घात 2 और 10 की घात 4 है ही है, तो ये बराबर आपका हो जाएगा 4.65 गुणे 10 की घात 6 ग्राम। तो ध्यान यह हमें केवल रखना है, देखिए 10 की घात यम पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, राशि का जो भी मान है उसके हिसाब से उसको जहाँ जाना है जाएगा। हम यम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जो मल्टीप्लायर है, जो हाँ हमने ये q बराबर यम गुणे 10 की घात n के रूप में जो लिखा है, यहाँ पर यम को हम कोशिश करेंगे कि 1 से 10 के बीच में रहे। ये संख्याओं को या राशि के मानों को व्यक्त करने का वैज्ञानिक तरीका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोटिमान, और ये वीडियो लंबा फिर हो जाएगा, तो हम लोग सार्थक अंक अगले वीडियो में देखेंगे। अभी खाली कोटिमान केवल देख लेते हैं बस। इसमें हम लोग एक और राशि पर आते हैं, कोटि या कोटिमान। देखिए अक्सर इस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, इस राशि के माप की कोटि ये है, इस राशि की माप की कोटि ये है। जब हम कोटि कहते हैं तो हमारा मतलब, कोटि या कोटिमान से हमारा मतलब है कि उस राशि के मान को हम 10 की घात के रूप में ही व्यक्त कर रहे हैं। जो मल्टीप्लायर है उसको अभी इग्नोर कर दे रहे हैं। जैसे हम लोग लगभग मान निकालते हैं, किसी गणना में निकालते हैं कि इस चीज़ का मान लगभग इतना है, तो कोटिमान एक तरह से किसी राशि का लगभग मान है, जिसमें हम लोग गुणांक नहीं व्यक्त करते हैं, केवल 10 की घात के रूप में बताते हैं कि निकटतम 10 की घात के रूप में इस राशि का मान कितना रहा होगा। तो कोटिमान का मतलब है कि किसी भौतिक राशि के मान को जब निकटतम 10 की घात n के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे उस राशि का कोटिमान कहते हैं। और इसके लिए मान लो जो क्वांटिटी राशि का मान q बराबर यम गुणे 10 की घात n था, उसमें देखिए यम का मान हम लोग ये कहते थे कि 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। अब 1 से 10 के बीच का हम लोग लेते हैं गुणोत्तर माध्य। एक तो समांतर माध्य अगर लेते तो 1/10/2 करते तो 11/2 यानी 5.5 होता, पर हम लोग यहाँ पर गुणोत्तर माध्य लेंगे। गुणोत्तर माध्य क्या होगा, 10 गुणा 1, दोनों का गुणा करके उसका वर्गमूल ले लिए, तो लगभग 3.1623 आता है। अब इस गुणोत्तर माध्य से, या कई बार 2 अंकों तक में हम लोग इसको केवल 3.16 कहते हैं, तो अगर 2 अंकों तक में व्यक्त करें तो 3.16 से कम मान होने पर यम को इग्नोर कर देंगे, भूल जाएंगे कि यम था भी। और अगर 3.16 है या 3.16 से बड़ा है तो फिर उसको 10 मान लेंगे, और तब उसी हिसाब से 10 की घातें हमारी बदल सकती हैं। यानी अगर इस राशि में q बराबर यम गुणे 10 की घात n में अगर मल्टीप्लायर यम का मान 1 से तो बड़ा होता लेकिन 3.1623 से छोटा होता, तो यम को हम 1 मान लेते, यानी उसको इग्नोर कर देते। 1 से गुणा का मतलब नो चेंज। और अगर यही यम का मान 3.1623 के बराबर होता या उससे बड़ा होता, दोनों चिन्ह लगे हैं तो इसका मतलब बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है यम का मान इससे, लेकिन 10 से छोटा रहे तो यम को हम 10 मानते हैं। अर्थात जैसे मान लो q बराबर यम गुणे 10 की घात n के रूप में कोई राशि दी हुई है, उसका हमें कोटिमान कहना हो तो 2 स्थितियां होंगी। इस कोटिमान को हम 10 की घात n कहेंगे, कब, जब इस यम का मान 3.1623 से छोटा हो, यानी तब इसको हम भूल जाएंगे कि ये था भी।
लेकिन अगर ये 3.1623 है, यम बराबर इतना या उससे बड़ा है, यम इज ग्रेटर देन 3.1623, तो क्या करेंगे, तो इसको हम मान लेंगे 10। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात n, यानी 10 की घात 1 गुणे 10 की घात n, यानी 10 की घात n+1। तो उस स्थिति में हमारा ये कोटिमान होगा। हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। ठीक, अब यहाँ आप इस मल्टीप्लायर पे गौर करिए, ये 3.16 से बड़ा है, इसका मतलब इसमें हमारा मान क्या हो जाएगा, 10 की घात -31+1, क्योंकि हमने कहा था कि अगर ये बड़ा है तो n+1, यानी तब ये सीधे हो जाएगा 10 की घात -30 किलोग्राम। चाहे डायरेक्ट आप n+1 कर देते, n जो घात थी, या आप ऐसे समझ लेते कि इसको हम 10 मान लेंगे। जब इसको 10 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। इस 10 का मतलब 10 की घात 1, तो भी 10 की घात -30 किलोग्राम होता। यानी अगर ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि क्या होगी, तो आप कहोगे 10 की घात -30 किलोग्राम। मान कहेंगे तो इतना, पर कोटि कहेंगे तो खाली 10 की घात के रूप में व्यक्त करना है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। मान लो सूर्य का द्रव्यमान 2 गुणे 10 की घात 30 किलोग्राम है। किसी भी ग्रह का, किसी भी आकाशीय पिंड का द्रव्यमान मान लो इतना है, इसके द्रव्यमान की कोटि क्या होगी। यहाँ आप गौर करो, ये कोटिमान हमारा 3.16 से छोटा है। 3.16 से छोटा है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, समझो ये है ही नहीं, तो इसकी कोटिमान क्या होगी, ये 10 की घात -30 किलोग्राम होगी। क्यों, यम गुणे 10 की घात n की कोटिमान 10 की घात n होगी। कब, जब यम का मान इससे छोटा हो, यानी तब उसको भूल जाओ। तो इस तरह हम लोग इसको देख सकते हैं। और एक और बात देखिए, कोशिश हमारी यही रहेगी कि अगर आप लोग गंभीरता के साथ लिखते पढ़ते रहो तो आपको किसी से और बहुत ज़्यादा मदद लेने की आवश्यकता ना रहे। हम कोशिश ये करेंगे कि आपके मन में जो भी शंकाएं या दुविधाएं उठ रही होंगी, जो हम अनुमान लगा सकते हैं, उनका हम पहले ही आपको जवाब दे दिया करें। कोशिश ये भी रहेगी कि पाठ्यक्रम हम लोग समय से पूरा कर लें, तो इसके नाते हमें थोड़ा सा स्पीड ज़रूर बनाए रखनी होगी। और आप लोगों को बढ़िया से तभी समझ में आएगा जब रोज़ का रोज़ जो पढ़ाया जा रहा है, पहले तो एक बार ध्यान से बिना कहीं रोके आप पूरा वीडियो आराम से देख डालिए। उसके बाद फिर दोबारा ऑन करिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए, फिर उसकी आप नोट्स बनाते चलिए। तो पहली ही बार में आप नोट्स बनाने की कोशिश मत करिए, पहले तो एक बार धैर्य से पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि हम भी वीडियो बनाते समय बीच बीच में वीडियो रोक देते हैं और पहले बोर्ड पर हमें जो लिखना होता है लिख लेते हैं, तब उसके बाद वीडियो ऑन करते हैं, ताकि कम समय में आपको हम ज़्यादा सूचनाएं दे सकें। अगर हम लगातार पूरे समय लाइव कंटिन्यू रखें तो जितना हम पता लगा 20-25 मिनट के वीडियो में बता पाते हैं, उतने के लिए हमको 1 घंटा लग जाएगा। तो हमारी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि आपको हम कम समय में अधिकतम सूचनाएं दे सकें। आप लोग भी एक बार धैर्य के साथ पहले पूरा वीडियो देख लिया करिए, समझ में आए चाहे ना आए, शुरू से अंत तक एक बार ध्यान से देख डालिए। उसके बाद दोबारा बैठिए, तो जैसे बोर्ड पे हम जो रोक रोक के कुछ चीज़ें लिखे होते हैं, आप भी वीडियो रोक रोक करके पहले उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर एक आध बार कॉपी ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर अगली बार जब वीडियो ऑन करके सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ें समझ में आ रही हैं। और चूँकि जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, जो भी सूत्र पढ़ते हैं, उन पर आधारित जो भी सवाल बनते हैं, आपके पास जो भी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध है, जो भी कुछ हो, आप वहाँ से उस तरह के सवालों का अभ्यास करते रहिए। और कोई समस्या होने पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। तो ठीक है, आप लोग बस मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।